Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today is the first class of the QM. My name is Islam Hasnan. Okay. So QM के सब्जेक्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लास्ट क्लास में बेसिक वाली क्लास में हमने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है, और कुछ बेसिक डिस्कशन हो गई थी। तो यहाँ से हम नॉर्मली अपने लेक्चर का और अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो QM का सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर्स कितने होंगे, ठीक है, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ फिर हम इंशाल्लाह विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एग्जामिनेशन में बात करें तो एग्जामिनेशन में हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आएगा, CB क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चंस होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नॉर्मली आप लोगों का सेंटर बनेगा और वहाँ पे जाकर आपने एग्ज़ाम देने होंगे। क्यों में नॉर्मली 50 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एज पर आई के ग्रिड वो ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ सकता है और फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकता है, पर वो नॉर्मली क्यों में नहीं पूछता। क्यों में वो नॉर्मली वो MCQs के ऊपर ही रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। सो 50 MCQs आप लोगों ने सॉल्व करने हैं एंड ईच MCQs कैरी 2 मार्क्स। तो एक MCQs के बदले में आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो 50 × 2 टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा। Okay, so 100 marks में से how many marks you have to get to pass your exam? So that is the 50%. So you just need the 50% marks. तो 50% मार्क्स अगर आप ले लें तो आपका पेपर पास हो जाएगा, पेपर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन 50% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू पास दिस एग्जाम। कितना टाइम अलाउड होगा पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए? वी हैव 2 आवर टू कंप्लीट आवर पेपर। तो 2 घंटों में आपने अपना पेपर जो है ये कंप्लीट करना होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। सो हम इंशाल्लाह 2 आवर से पहले 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला वी विल कंप्लीट आवर पेपर, ठीक है। सो ये हमारे पास पेपर पैटर्न था कि किस तरह के हमें क्वेश्चन आएंगे और ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम क्या होगी और पासिंग मार्क्स क्या होंगे। अब चलते हैं अपने कोर्स पे। नेचर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली QM पे एग्जामिनर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही रहता है। हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर हो तो वहाँ पे तो एग्जामिनर MCQ भी पूछ लेता है, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लिया करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो QM में नॉर्मली हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, MCQs ही रहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। 4 ऑप्शन होंगे, सो यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन। हाँ, यहाँ पे एग्जामिनर एक ये वैरायटी लगाता है, वो कहता है सिलेक्ट एनी वन, ये वाला भी आ सकता है, और वो एक स्टेटमेंट लिख देगा और लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट। यानी कि वो कह सकता है सिलेक्ट एनी 2, यानी कि मुझे कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन चार्ली सही हो और ऑप्शन डेल्टा सही हो, तो ये वाली वैरायटी आ सकती है। यानी कि सिंगल ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने के लिए एग्जामिनर कह सकता है और 2 ऑप्शन को भी एग्जामिनर सेलेक्ट करने के लिए कह सकता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। बस मेन आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इसलिए हम यहाँ से ज़रा गो थ्रू जल्दी कर लेंगे। फिर वी हैव द 15 चैप्टर्स, 6 बिलोंग्स टू दी मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग फ्रॉम दी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो QM में बिजनेस मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हमारे पास आ जाएगी। देन वी हैव दी मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। देन लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगा और देन हमारे पास मेन एरिया फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आ जाएगी एंड द चैप्टर नंबर 6 दैट इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और QM में दीज आर द इम्पोर्टेंट एरिया। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 मेजर जो MCQs आएंगे मैथ वाले पोर्शन के, वो फ्रॉम दी 5 एंड 6 इन 2 चैप्टर में से मैक्सिमम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। नाउ मूव टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। सो यहाँ से हम अपने कोर्स का स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट आवर कोर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में इंडाइसिस हैं, चैप्टर नंबर 10 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। और अब यहाँ के इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो गए, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ से एग्जामिनर मेजर क्वेश्चन पूछेगा। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा अगेन इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन कोरिलेशन ये अगेन इंपॉर्टेंट। बाकी में से कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछता है पर कम पूछता है, लेकिन ये बहुत मेन एरिया है। और इन सब में से इंपॉर्टेंट वन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट,
यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा चैप्टर 13। 14 में हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस आ जाएगी, एंड द 15 वन काई स्क्वायर टेस्टिंग आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 चैप्टर्स होंगे जो हमने क्यूएम में कवर करने हैं, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 7, डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं, जो कि आज हमारी मेन क्लास का मेन टॉपिक होगा। चैप्टर नंबर 7, बिफोर स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, सो वी शुड लर्न व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आवर सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट। जो हम ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, हमें क्यों पढ़नी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, हम स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन तो बता दूंगा, सब कंसेप्ट भी बता दूंगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमारी ज़िंदगियों में हर लम्हे है, हर वक्त हम स्टैटिस्टिक्स के चक्करों में होते हैं। हाँ, हर वक्त हम स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन में लगे होते हैं, हर वक्त हमारी माइंड में, हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी डेली रूटीन में स्टैटिस्टिक्स चल रही होती है। इसके सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन दी मैट्रिक एंड वी आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन दी फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, मैं 3-4 कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेकर आऊँगा और हर एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेकर आऊँगा, देखूँगा कि भाई इसकी फ़ी क्या है, ये मेरे घर से कितना दूर है, और इसकी टीम कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये सारी मैं चीज़ें देखूँगा। तो मैं हर एक चार जो फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4 प्रोस्पेक्टर डिफरेंट कॉलेज के कलेक्ट किए, इन चारों का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, चारों का स्टाफ कैसा है, चारों का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है, और इसके अलावा वो उसकी लोकेशन मेरे घर से कितना दूर है, क्या मुझे किसी लोकल बस पे तो नहीं आना जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को देखूंगा तो मैं इन चारों का एक कंपैरेटिव बनाऊंगा। फिर इन चारों में से जो कंपैरेटिव बना कर देखूँगा यार इनमें से मुझे क्या सूट कर रहा है, फ़ी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, तो जो मेरे लिए बेस्ट होगा मैं उसको सर्कल कर लूँगा। ये जो आपने एक्टिविटी छोटी सी परफॉर्म की है, दिस इज ए स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपने परफॉर्म की है। सेम विद द केस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने कोई क्लॉथिंग सूट्स खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि मैं एक शॉप पे जाऊंगा और उसी शॉप से कपड़े खरीद लूँगा, नहीं, मैं 1, 2, 3, 4 शॉप्स विजिट करूँगा, फिर चारों शॉप्स का कंपैरिजन करूँगा, यार इसका रेट क्या था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसका स्टफ़ क्या था, उसकी कलरिंग क्या थी, ठीक है। मैं 3-4 चीज़ों को कंपेयर करूँगा चारों दुकानों से। अच्छा यार, अब फिर उन चारों में से किसी एक दुकान को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा यार, इसका रेट भी अच्छा है, मुनासिब रेट पे देता है चीज़ें, क्वालिटी भी अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है, कलरिंग भी अच्छी है, और कस्टमर इसका बिहेवियर भी बड़ा अच्छा है कस्टमर के साथ। तो मैं क्या करूँगा, उन चारों शॉपकीपर में से किसी एक को सिलेक्ट कर लूँगा। ये जो मैंने सिलेक्शन की है, ये कैसे की है, मैंने इसकी बैक के ऊपर एक डाटा कलेक्ट किया, फिर डाटा को एनालाइज़ किया, कंपेयर किया, एनालाइज़ किया, फिर एंड में एक डिसीजन मेकिंग की कि यार मुझे इस शॉपकीपर से, इस शॉप से मैंने क्या करना है, चीज़ें खरीदनी है। ये जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है, सो दिस एक्टिविटी एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यही स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। और आपको पता है हम मल्टीपल काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में कोई शादी हो और हमने कोई शादी हाल बुक करना हो, तो हम डिफरेंट शादी हाल का विजिट करके आते हैं। वो हमारे घर से दूर कितना है, वो बना कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका खाना कैसा है, वो चार्जेस क्या चार्ज कर रहा है। हम 3, 4, 5 शादी हॉल्स की कोटेशन लेकर आएंगे, फिर उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो द एक्टिविटी विच वी परफॉर्म, सो विच शादी हॉल शुड वी सिलेक्ट, सो दिस एक्टिविटी एक्चुअली द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यही आपकी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। नाउ मूव टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद कलेक्शन, वी हैव टू कलेक्ट, सो विच थिंग टू बी कलेक्टेड, अभी बात करते हैं। हम इसमें चीज़ों को कलेक्ट करना है, किसको कलेक्ट करना भी बात करते हैं। हम इसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे। अब किस चीज़ को कलेक्ट करना है, किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, किस चीज़ को प्रेजेंट करना है, सो दैट इज कॉल्ड डेटा। हमने डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसी डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसी डेटा को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल शादी हॉल वाली, तो हमने क्या किया, डिफरेंट 4 शादी हॉल का डाटा कलेक्ट किया, सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर हमने चारों शादी हॉल का देखा कि यार ये मेन्यू 1 के ये चार्ज कर रहे हैं, मेन्यू 2 के ये चार्ज कर रहे हैं, मेन्यू 3, चारों का हमने इस तरह क्या किया,
कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद हमने चारों को ऑर्गेनाइज किया कि ये पर मेन्यू चार्ज क्या कर रहे हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका खाने का टेस्ट कैसा है। इसके अलावा अगर हम एड ऑन्स करते हैं, फर्दर चीज़ें ऐड्स करते हैं इसमें, ठीक है, तो उसके क्या चार्जेस ले रहे हैं, डेकोरेशन के क्या चार्जेस ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, कम ऑर्गेनाइज कर लिया। जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, खैर हम तो प्रेजेंट नहीं करते, हम तो प्रेजेंटेशन मीन जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, प्रेजेंट कर दो, ताकि देखने में आ जाए, देखने में आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको एक लुक में पूरी कहानी सुना देती है, पूरी कहानी सुना देती है, ठीक है, ग्राफ के जरिए, चार्ट्स के जरिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट मैच देखें, और क्रिकेट मैच में फॉर एग्जांपल T20 मैच चल रहा है और उस T20 मैच में फॉर एग्जांपल हमने 10 ओवर के बाद मैच ज्वाइन किया है। ये प्रेजेंटेशन का मतलब अभी समझाने लगा। हमने 10 ओवर के बाद मैच ज्वाइन किया, तो अब एक्स एक्सिस पर हमारे पास ओवर्स आ जाएंगे और वाई एक्सिस के पास हमारे पास रन्स आ जाएंगे, ठीक है जी, ये रन्स आ गए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द ओवर 0, सो दिस इज ओवर 0। अच्छा, तो हमने मैच कब ज्वाइन किया था, 10 ओवर के बाद किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ओवर गुजर गए और यहाँ पे 10 ओवर गुजर गए, ठीक है। तो 10 ओवर के बाद हम गुजरे, हमने मैच को ज्वाइन किया। तो कहानी कुछ ये थी कि शुरू वालों में जब मैच शुरू हुआ तो हमारे ओपनर ने अन्नी मचा दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे खासे रन बनाए, तो 2.5 ओवर में उन्होंने रन बना लिया था, तो 5 ओवर में उन्होंने लुट मचा दी, अच्छे खासे रन। अब देखें ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे 5वां ओवर हुआ तो हमारे एक प्लेयर ने कहा, ओहो अब तो मैंने 5 ओवर खेल लिया, मुझे भूख लग गई है, अब तो मुझे जाके खाना खाना चाहिए ड्रेसिंग रूम में। तो वो खाना खाने चले गया, आउट हो गया। तो सेकंड प्लेयर आया तो उसको बाद चला गया, वो पहले वाला तो खाना खाने चले गया। उसने कहा ये क्या, मेरा भाई मेरे बगैर खाना खाएगा, तो मुझे भी उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो वो भी जल्दी जल्दी आउट होके तो वो भी खाना खाने उसके साथ चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला गया दूसरा प्लेयर बहुत जल्दी आउट हो गया। तीसरा प्लेयर आया, उसने देखा ये क्या, वो दोनों खाने के चक्कर में जल्दी आउट होके चले गए। उसने कहा अगर मैं ज़्यादा खेलूंगा तो मेरा खाना मिस हो जाएगा। उसने क्या किया, कोई रन ही नहीं बनाए और वो भी जल्दी से आउट होके चला गया, ठीक है। अब जब 3 प्लेयर आउट हो गए तो देखिए, मुझे ग्राफ में पता चल रहा है कि 10 ओवर से पहले 3 आउट हो गए, और इसमें जो ये वाला शहजादा है ना, ये वाला शहजादा, ये वाला भाई साहब, इसने कोई रन नहीं बनाए। देखें, इसने तो कोई रन ही नहीं बनाए, ठीक है, यानी कि ये 0 पे आउट होकर चले गया। इसने बॉल्स भी बीट की हैं और रन भी नहीं। देखिए मुझे ग्राफ ने सारा बता दिया। फिर चौथा वाला प्लेयर आया, अल्लाह का शुक्र ये है, अल्लाह का शुक्र ये, जो चौथे वाला हमारा क्या कहते हैं प्लेयर आया, वो माशाल्लाह खाना खा कर आया था। उसने फिर अन्नी मचा दिया आके, उसने फिर वो धोया। देखिए उसने कम बॉल्स के बाद ज़्यादा रन बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। उसने अच्छा खासा धोया, अच्छे खासे रन बनाए और फिर वो कहीं जाकर आउट हो गए। तो देखें, अगर हम 10 ओवर्स की बात करें तो 10 ओवर से देखिए मुझे सारी कहानी पता चल गई कि भाई 10 ओवर से पहले 3 आउट हुए थे और किस प्लेयर ने कहाँ कहाँ पर कितने रन्स बनाए और कैसे आउट हुए थे। ठीक है, एक लुक में मुझे सारा के सारा स्टोरी पता चल गई कहानी की। सेम विद द केस, जैसे कि आपको पता कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के पे अटैक किया था, बुनियान मरसूस जब हमने ऑपरेशन किया था, तो जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे, तो उन्होंने क्या किया था, सारा के सारा क्या किया था, पिक्टोरियल वे से समझाया था कि भाई ये यहाँ पे हमने अटैक किया, इस तरह से हमें सारा के सारे हमने जो थे उनके बेसिस थी वो हमने क्या कर दिए, तबाह कर दिए। अब देखें, अब सारा के सारा समझाना कितना आसान था, पिक्टोरियल वे से, प्रेजेंटेशन से। तो जब हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ऑडियंस एक लम्हे में समझ जाती है कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऑडियंस एक लम्हे में समझ लगती है। इसलिए हम अपने डाटा को जो कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, उसे हमें डाटा जो पीछे जितना भी कलेक्ट किया होता है वो सारा एक लम्हे में समझ लग जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि हमें चीज़ें जल्दी समझ लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, डाटा को प्रेजेंट कर लिया, तो हम क्या करते हैं, उस सारे डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं, गौर फिक्र करते हैं। जैसे कि बैक टू द एग्जाम्पल प्रीवियस, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली थी कॉलेज में एडमिशन की, या हम चाह रहे हैं कि यार शादी हाल जो है वो बुक करवा लें,
ठीक है। तो हमने एनालिसिस किया यार कौन सा शादी हॉल सेलेक्ट करना चाहिए। हमने देखा यार ये वाला शादी हॉल अच्छा भी है, हमारे घर के करीब भी है, खाना भी इसका अच्छा है, चार्जिंग भी थोड़ी रीज़नेबल है। तो हमने क्या किया, एनालिसिस किया चारों के ऊपर। एनालिसिस कहते हैं गौर फिक्र करना। हमने चारों देखा ये वाला सेलेक्ट करें, ये वाला सेलेक्ट करें, सेलेक्ट दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। फिर हमने क्या किया, एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक डिसीजन मेकिंग लिया। हमने चीज़ों को इंटरप्रेट किया, जांच पड़ताल की हमने। फिर एक डिसीजन मेकिंग लिया कि हम हॉल नंबर शादी हॉल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हमने इनकी बेस के ऊपर एनालिसिस किया और फाइनल हमने एक डिसीजन ले लिया कि विच शादी हॉल शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक्स करता है क्या, डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, फिर डेटा को प्रेजेंट करेगा। यहाँ तक करने के बाद फिर जो सारी की सारी डेटा के ऊपर वर्किंग करेगा, एनालिसिस करेगा, फिर एक डिसीजन पास कर देगा कि हमें ये काम करना चाहिए या हमें ये काम नहीं करना चाहिए। Done? So this is the actually the definition of the statistics. ये हमारे पास statistics की definition। फिर statistics की दो branches हैं। We have two branches of statistics. The number one is descriptive statistics and the second one is the inferential statistics. Descriptive statistics क्या है और inferential statistics क्या है? बड़ा आसान। देखें, हमारी definition का शुरू वाले 3 words, collection, organization, presentation, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये कहती है भाई हमारा काम है डेटा को कलेक्ट करना, हमारा काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, हमारा काम है डेटा को प्रेजेंट करना, बस इससे आगे काम नहीं। इससे वो डाटा क्या कह रहा है, डाटा से मुझे क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने हैं, मुझे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना, भाई ये हमारी डोमेन में नहीं आता। हमारी डोमेन में क्या था, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और प्रेजेंट कर लिया। सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द डाटा। बस इसके बाद हमारी डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, डाटा को एनालाइज करना और डाटा को इंटरप्रेट करके डिसीजन मेकिंग करना, ये सारा काम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो अगर हमसे पूछा जाए डिसीजन मेकिंग किसका काम है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का? सो देन what would you say? Sir, inferential statistics. So inferential statistics का काम डिसीजन मेकिंग का होता है, डिस्क्रिप्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं करती है। डिस्क्रिप्टिव का काम ये होता है सिर्फ डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करके दे देते हैं इन्फ्रेंशियल वालों को। लो जी, इन्फ्रेंशियल वाले डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट कर दिया, अब ये क्या कह रहा है ये तुम जानो। ठीक है। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो सारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। तो जिस तरह हम इन्फ्लेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट का डाटा कलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर मॉनिटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक्स मॉनिटरी पॉलिसीज इसके ऊपर बनती हैं, फिजिकल पॉलिसीज बनती है, बजट सेट होता है, टैक्सेशन सेट होता है। ये सारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करता है, सारा का सारा ये करता है। ठीक है जी। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये कह लें स्टैटिस्टिक्स की मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है। डाटा क्या कह रहा है, उसे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, तो दैट इज द मेन थिंग। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत कीमती पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे डिसीजन मेकिंग करने हैं। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये लेबोरेटरी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेडिकल फील्ड में और केमिस्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कि अगर हम थोड़ा सा ml बढ़ा दें तो बताएं इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या हमें ml बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारा डिसीजन से रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, क्या पेशेंट इससे क्योर होगा, क्या थोड़ा सा अगर हम डोज बढ़ाएं क्या पेशेंट इससे सही होगा या उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ये डिसीजन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेगा। तो कमाल की टेस्टिंग होती है चैप्टर नंबर 14। तो सबसे स्टैटिस्टिक्स में, बाकी तो सारी कैलकुलेशन छोटी मोटी है, स्टैटिस्टिक्स में मेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काय स्केल टेस्टिंग, ये मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में और केमिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करेंगे। अब अच्छा, जब डिसीजन मेकिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ने करना है तो अब ये डिसीजन मेकिंग करनी कैसे है, अब ये बताने लगा। नाउ मूव टू द डेफिनेशन ऑफ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? कहता है वी मेक डिसीजन, हम डिसीजन लेते हैं अबाउट पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन पर डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ,
किस बेस के ऊपर हम पॉपुलेशन पर डिसीजन लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। हम जो सैंपल से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हमने हासिल किया और उस इंफॉर्मेशन को हासिल करके हम पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजन देंगे। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा हम इंफॉर्मेशन लेंगे सैंपल बेस के ऊपर, लेकिन डिसीजन याद रखिएगा सैंपल बेस के ऊपर नहीं देंगे, डिसीजन हम पॉपुलेशन की बेस के ऊपर देंगे। हाँ, मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हुए, so the 60 student is my population. Population means the overall student, the overall observations, the overall value. So total value को, overall value को population कहते हैं। सैंपल क्या कहते हैं? पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा। द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो जो सैंपल होगा वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा होगा। तो मान लें अमंग्स द 60 स्टूडेंट्स आई हैव सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट। मैंने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनसे पूछा भाई आप ना इंटर में क्या कर, आप सीए में आए हैं माशाल्लाह, आपने इंटर में क्या किया हुआ? तो किसी ने कहा, उन 10 में से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 स्टूडेंट ने कहा कि हम प्री मेडिक एफएससी करके आए हैं। 7 स्टूडेंट ने कहा हम एफएससी करके आए हैं, बाकी ने कहा सर हम आईकॉम करके आए हैं, और 2 ने कहा सर हम ना आईसीएस करके आए हैं। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया? तो हमने कहा अच्छा यार, ये जो मैंने 10 का सैंपल लिया इसमें सबसे ज़्यादा तो मेडिकल वाले हैं। अब देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली सैंपल बेस के ऊपर, अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करने लगा हूँ? मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया, जो मेरी क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, मेजॉरिटी बिलोंग्स फ्रॉम द एफएससी, मेजॉरिटी एफएससी से ताल्लुक रखते हैं। अब देखें मैंने तो इन्फॉर्मेशन ली सैंपल बेस के ऊपर, पर डिसीजन सैंपल बेस के ऊपर नहीं लिया, डिसीजन मैंने पॉपुलेशन के ऊपर लिया। तो याद रखिएगा कि हम इंफॉर्मेशन सैंपल बेस पे कलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग सैंपल बेस पे करते हैं, पर डिसीजन सैंपल पर नहीं देते, डिसीजन पॉपुलेशन पर देते हैं। चलिए इसकी एक और एग्जांपल है, उसे तो आपको इंशाल्लाह समझ लग ही जाएगी। अल्लाह न करे जब हम बीमार होते हैं, सो वी वेंट टू द डॉक्टर, और डॉक्टर ने कहा, हमने डॉक्टर का सर हम बीमार हैं, डॉक्टर साहब बीमार हैं। सो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई बताएं आपको क्या बीमारी है? तो हमने कहा डॉक्टर साहब अगर हमें पता होता है हमें क्या बीमारी है तो आपके पास आते। ठीक है जी, तो अगर ये भी हमें ही पता करना है कि हमें क्या बीमारी है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? डॉक्टर ने कहा अच्छा मेरे से शरारतें कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या मसला है, फिर मैं उसको ट्रीटमेंट बताऊँगा ना। अच्छा, तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमें तो नहीं पता क्या मसला। डॉक्टर ने कहा फिर आओ फिर इधर प्लान बी यूज़ करेंगे आप पर। डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट है, आपको सिम्टम क्या? हमने कहा ये मसला होता है। डॉक्टर ने कहा ठीक है इसका टेस्ट करवाएंगे हम, और टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि आपको मसला क्या है और मसला कहाँ पर कितना है। हमने कहा ठीक है। तो उसने हमें क्या एक टेस्ट लिख के दे दिया। तो टेस्ट लेकर हम लैब में चले गए, और लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, इस साल के तौर पर हमारे लेफ़्ट बाजू से उसने हमारा ब्लड सैंपल ले लिया। उसने हमारा ब्लड सैंपल ले लिया और उसने वो क्या किया, उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद सुबह रिपोर्ट आ गई। अब जब सुबह रिपोर्ट आई तो हमारी रिपोर्ट ओके आ गई। अब रिपोर्ट ओके आ गई, क्या डॉक्टर कभी ये कहता है भाई देखो जो रिपोर्ट आई वो तो ओके है, पर मसला ये था कि जो आपका ब्लड हमने लिया था वो तो लेफ्ट वाले बाजू से लिया था, तो लेफ्ट वाले बाजू में जो ब्लड चल रहा है ना वो तो ओके है, बाकी पूरी बॉडी में क्या ब्लड चल रहा है हमें नहीं पता। क्या कोई कहता है डॉक्टर ऐसा? नहीं कहता। तो डॉक्टर अब चेक करें, इस वर्ड क्यों चेक करें, ब्लड सैंपल, यानी कि द होल ब्लड इन आवर बॉडी दैट इज द पॉपुलेशन ब्लड। ये पूरी के पूरी जो ब्लड है हमारी बॉडी में दैट इज द पॉपुलेशन। और चेक करें उन्होंने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लिया दैट इज कॉल्ड ब्लड सैंपल, उसका नाम ही ब्लड सैंपल है। यानी कि उसने क्या किया, सैंपल लिया, उस सैंपल को टेस्ट किया, और जब सैंपल को टेस्ट किया उन्होंने ये नहीं कहा ये जो आपने हमें सैंपल दिया ये तो ब्लड सही है, बाकी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, इसका हमें कोई नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उन्होंने टेस्टिंग की सैंपल बेस के ऊपर, पर उन्होंने डिसीजन सैंपल पर नहीं दिया, उन्होंने डिसीजन मेरी होल ब्लड पर दिया, होल ब्लड पर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये कह दें कि भाई हमने आपका पूरा ब्लड टेस्ट करना है, भाई पॉसिबल नहीं है। तकरीबन एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में 5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है, और 5 लीटर ब्लड को वो निकालेंगे। अच्छा, 5 लीटर ब्लड को जैसे ही निकालेंगे पीछे जो बंदा होगा कबूल हो जाएगा, वो जन्नत में चले जाएगा। जब हार्ट के पास ब्लड नहीं होगा तो वो पंप क्या करेगा बेचारा, वो एफर्ट लगाएगा, ब्लड नहीं होगा तो एफर्ट लगा, वो ज़्यादा धड़केगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर जन्नत हो जाएंगे फिर। ठीक है जी।
तो हमेशा जो टेस्टिंग होती है वो सैंपल बेस पर होती है, पर डिसीजन सैंपल बेस पर नहीं होती है, डिसीजन हमेशा पॉपुलेशन पर होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है हमारे पास। डन हो गया बच्चों? होप सो समझ लग गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि हमने डिसीजन पॉपुलेशन पर देना है और हमने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी टेस्टिंग करनी है सैंपल पर करनी है, तो दोनों का हमें जाना जरूरी है। तो व्हाट इज दी पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है, बात कर चुका हूँ। पॉपुलेशन द ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, कॉलेज के सारे स्टूडेंट, ये पॉपुलेशन। तो हमने कहा इसमें से एफएससी वाले स्टूडेंट, तो हमने कहा ये सैंपल हो जाएगा। आईकॉम वाले स्टूडेंट, सिर्फ आईकॉम वाले, तो हमने कहा ये सैंपल हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे कॉलेज में से आईकॉम वालों को सिलेक्ट कर लिया, पूरे कॉलेज में से एफए वालों को सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ पूरे कॉलेज में आईसीएस वालों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये मेरा सैंपल बन जाएगा। ठीक है जी। और कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर, और यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं। आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर मीन पॉपुलेशन की कैलकुलेशन, और पॉपुलेशन की कैलकुलेशन मीन पैरामीटर। ठीक है नी। और पॉपुलेशन को हम प्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, यूनान के लेटर से, ग्रीक लेटर से, दैट इज द म्यू, MEU, म्यू। म्याऊ नहीं कह देना, म्याऊ म्याऊ, कैट नहीं है ये। ठीक है, तो इट्स द ग्रीक लेटर दैट इज द म्यू। ओके, और सैंपल क्या होता है हमें पता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, पॉपुलेशन, ये सैंपल जो का पॉपुलेशन का हिस्सा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आप जो जनाब सैंपल जो ले आए हैं वो किसी प्रोडक्ट में से ले आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो पॉपुलेशन होगी उसी का सैंपल होगा। अब मतलब पॉपुलेशन स्टार्स हैं तो सैंपल भी स्टार्स में से आएगा, पॉपुलेशन ट्रीज हैं तो सैंपल भी ट्रीज में से आएगा, पॉपुलेशन स्टूडेंट है तो सैंपल भी स्टूडेंट्स में से आएगा। पॉपुलेशन में एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल हम लॉयंस के ऊपर स्टडी करें तो लॉयंस की जितने भी हैं वो पॉपुलेशन है, उनमें से कुछ लाइन्स के ऊपर स्टडी करेंगे, दैट इज द सैंपल हो जाएगा। डन हो गया? तो सैंपल क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं एक इंग्लिश लेटर से, दैट इज द एक्स बार। ओके, और कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल को स्टैटिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैंपल, सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक कहते हैं। आगे एस नहीं लगा देना, अगर आगे एस लगा देंगे तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स। हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है? स्टैटिस्टिक्स, एस आता है आगे। और कैलकुलेशन ऑफ सैंपल का था स्टैटिस्टिक, यहाँ पे एस नहीं आता। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। फिर हमने पता पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स में हमने किसको कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालिसिस। किसको कलेक्ट किया, किसको ऑर्गेनाइज किया, किसको प्रेजेंट किया? हमने कहा हमने डेटा को कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया। अब डेटा क्या है ये तो देखना है, अरे डेटा आएगा कहाँ से ये भी हमने देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डेटा। सो डेटा है क्या? सो डेटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ये रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है जो आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ कलेक्ट की है और लिखा है कि भाई ये दुकानदार, ये दुकान वाले ये कपड़े इतने का बेचता है और इसकी क्वालिटी ये है, कलरिंग ये है, और ये ठीक है, ये कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 है, ये शादी हॉल 1, शादी। तो जो आप ये नंबरिंग लिख रहे हैं ना उसकी वो दूर इतना है और वो इतने मेन्यू कितने पैसे चार्ज करे, ये नंबरिंग लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर। तो डाटा जो है ये रॉ फैक्ट एंड फिगर है। ठीक है, और अगर हम उस रॉ फैक्ट एंड फिगर को व्हेन वी कन्वर्ट डेटा, जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसी मीनिंगफुल फॉर्म में, अच्छा मीनिंगफुल फॉर्म में हम डेटा को जब थोड़ा सा अरेंज करते हैं ना वो डेटा हमें समझ आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने चारों शादी हॉल के चारों मेन्यू के रेट लिख दिए, अब कंपैरेटिव स्टडी आ गई, यार ये शादी हॉल इतने पैसे ले रहा है, ये इतने ले रहा है, इतने ले रहा है। हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया तो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। सो व्हेन वी कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म तो वो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल थिंग, डाटा इज नॉट द मीनिंगफुल थिंग, डाटा इज द
रॉ फैक्ट एंड फिगर, ये बिखरा हुआ एक जस्ट नंबर्स होते हैं। सो कन्वर्ट करेंगे डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। सो डेटा व्हेन प्रोसेस कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो डेटा को कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सोर्स, द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी सोर्स। तो 2 हमारे पास सोर्सेज होंगे, प्राइमरी सोर्स, जो प्राइमरी सोर्स से डाटा आएगा उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जो सेकेंडरी सोर्स से डाटा आएगा उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, मतलब हम इन्वेस्टिगेटर हैं। जैसे हमने चारों शादी हालों में से देखना किस शादी हाल को सिलेक्ट करें, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा पर्सनली कलेक्ट कर रहा है, खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो दैट सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। अगर वो किसी डायरेक्ट सोर्स से डाटा ले रहा है तो प्राइमरी सोर्स होगा, और इस प्राइमरी सोर्स के डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। सो प्राइमरी डाटा मीन इन सिंपल वर्ड, जो मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो मैं मकसद पूरा करना चाह रहा हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाए। यानी कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये वाला मकसद पूरा हो जाए, कौन सा शादी हाल बुक करवाना है, ये हमारा मकसद पूरा हो जाए, ठीक है, या किस दुकान से शॉपिंग करनी है, ये मकसद पूरा हो जाए। तो अगर मैं पर्सनली खुद डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और जिस पर्सन से डायरेक्ट मुझे डाटा मिल रहा है वो सोर्स मेरा प्राइमरी सोर्स होगा, और ये जो डाटा मेरा कहलाएगा दैट इज दी प्राइमरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा मैंने आपको बता दिया, ये तो डायरेक्टली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर होता है, और ये ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा होता है, और ये हमारा प्राइमरी और रॉ डाटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने चीज़ों को पर्सनली ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल मैं किसी शहर में हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार लोग जो है ना ट्रैफिक की वायलेशन करें, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, हालांकि रेड सिग्नल है तो पीपल शुड स्टॉप, बट वो रेड सिग्नल पे भी कुछ बाइक वालों की कोशिश होती है यार हम निकल जाएं, हम यहाँ से चले जाएं, हम भी चले जाएं, हालांकि अब उनके रुकने की बारी होती है। तो दैट से हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया, दैट कॉजेज द मेन एक्सीडेंट रीजन कि रेड लाइट पर उनको रुकना होता है पर वो नहीं रुकते, ओके। तो हमने कहा कि ट्रैफिक वायलेशन हो रही है, इस वजह से मेन एक्सीडेंट कॉज कर रहे हैं, ये मेन एक्सीडेंट की वजह बन रही है। तो हमने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया, यहाँ से जो मैंने डाटा रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड दी माई प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स। फिर क्वेश्चन एयर आ गया। क्वेश्चन एयर में होता है फॉर एग्जांपल अगर आप कभी रेस्टोरेंट गए हों, और रेस्टोरेंट में जब आप गए तो आफ्टर व्हेन यू हैव डन योर डिनर और लंच, तो वो आपके पास एक कार्ड ले आए, ठीक है, और उस कार्ड में उन्होंने लिखा कि भाई आपको जो हमारा खाना है, ठीक है, आपको हमारी जो खाना है वो कैसा लगा, एवरेज लगा। अच्छा, वो पुअर नहीं लिखेंगे अपने खाने के बारे में, वो पुअर नहीं लिखेंगे क्या आपको हमारा खाना एवरेज लगा, आपको हमारा खाना गुड लगा, या आपको हमारा खाना एक्सीलेंट लगा, ठीक है। फिर प्राइसेस के बारे में पूछोगे, आपको प्राइसेस रीजनेबल लगते हैं, तो सारे वो भाई महंगे हैं कम कर, ठीक है जी। तो प्राइसेस के बारे में, आपको हमारा खाना कैसा लगा, आपको सर्विसेज कैसी लगी, आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा, ठीक है, और आप जो है ये विजिट कब करते हैं, ओकेजनली करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एयर उन्होंने हमें दिया, और वो जो डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, तो ये जो कस्टमर उनको फीडबैक दे रहा है ये उनके लिए डायरेक्ट सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, सो हम इंटरव्यूअर हैं और सामने फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू आ गया, जब इंशाल्लाह ताला आप लोग स्कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे एंड इंशाल्लाह व्हेन यू गो टू द फर्म फॉर आर्टिकलशिप, तो फिर आपका जब इंडक्शन में इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियस बात है, अब वो जो इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से जो सवाल पूछ रहा है और इंटरव्यूई इंटरव्यूअर को जवाब दे रहा है, तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा हो रही है ये डायरेक्ट सोर्स से हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इंटरव्यू में जो मैं कैंडिडेट से सवाल पूछ रहा हूँ और जो उसके जवाब दे रहा है, ये सारा के सारा जो डाटा मुझे मिल रहा है उस कैंडिडेट से, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डाटा फॉर मी। कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट, हमने कंज्यूमर का सर्वे रिजल्ट करा, हमने कहा फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि कंज्यूमर को नॉर्मली कौन सा कुकिंग ऑयल पसंद है, ठीक है, हमने सर्वे करा, तो कुछ किस तरह हमें कुकिंग ए पसंद है, बी पसंद है, सी पसंद है, ठीक है। तो हमने सर्वे करवाया और कंज्यूमर से डायरेक्ट डाटा लिया, तो ये मेरा प्राइमरी डाटा होगा क्योंकि हमें डायरेक्ट डाटा कंज्यूमर से मिल रहा है,
ठीक है नी। और लास्ट में डोजेज आउटपुट फॉर ड्रग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल जब हम लैब में होते हैं और फॉर एग्जांपल वी आर फार्मास्यूटिकल एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग द टैबलेट, तो टैबलेट में फॉर एग्जांपल मैंने डोज बढ़ानी फॉर एग्जांपल हम 250 mg की टैबलेट देते हैं, हमने कहा यार 250 mg की बजाय 500 mg की अगर डबल डोज कर दें तो देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये जो पेशेंट है उसको रिकवर करेगी। तो हमें पता है कि जब हम डोज बढ़ाते हैं तो डोज डायरेक्टली ह्यूमन पर टेस्ट नहीं करते, पहले माउस पे टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, माउस के ऊपर टेस्ट किया और देखा कि यार वो बेहतर है, बेटर फील कर रहा है। ठीक है, अगर वो बेटर फील कर रहा हो तो हमें जो डाटा मिल रहा है माउस से डायरेक्टली, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स। ओके, तो सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डाटा क्या हुआ? सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डाटा ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा अब वो खुद डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, वो किसी और का ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा यूज करेगा अपना मकसद पूरा करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके इंग्लिश के टीचर ने आपको कहा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिख कर लेकर आओ। आपने कहा अच्छा यार अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिख कर आओ। आपने इंग्लिश की किताब खोली ऐसे वाली और उसमें से 2 पैराग्राफ छाप लिए। क्या वो इंग्लिश की किताब आपने लिखी है? नहीं, आपने किसी और का कलेक्टेड डाटा इस्तेमाल किया अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया? सेकेंडरी सोर्स यूज़ किया। आपने कहा यार बाकी 2 पैराग्राफ इंटरनेट से देख लेता हूँ। आपने इंटरनेट में अनएम्प्लॉयमेंट का लिखा तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है कि आपने 2 पैराग्राफ वहाँ से लिख लिए। क्या इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी की है, लिखी है, क्या वो आपने इंटरनेट पे लिखी थी? नहीं, किसी और ने लिखी थी। इट्स मीन हम किसी और का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम किसी और का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेरे लिए प्राइमरी डाटा नहीं होगा। हो सकता है उसने सही लिखा, हो सकता है उसने गलत लिखा। तो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स, रिलायबल सोर्स इतना नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है। इसी तरह तो आपने क्या किया, चैट जीपीटी से जनाब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे 1 पैराग्राफ से लिखवा लिया। तो क्या चैट जीपीटी को आपने कमांड दी थी? नहीं दी थी। इसका मतलब आप किसी और का डाटा यूज़ करें। तो बुक से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, न्यूज़ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, इसके अलावा मैगजीन से, आर्टिकल से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट नहीं की होती। सो दैट्स वाई हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स बनेगा। जिसमें टेलीविज़न की इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि टेलीविज़न में जो न्यूज़ हमें दिखाई जा रही है पता नहीं सही है गलत है, ये हमने नहीं उनको न्यूज़ ला के दी थी, तो उनके रिपोर्टर ने उनको न्यूज़ ला के दी होगी। वो न्यूज़ सही है गलत है हम नहीं कर सकते जज। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सेकेंडरी सोर्स है। पब्लिकेशन, मैगजीन, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वाकई में कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज इतने हैं, क्या वाकई में कंपनी के प्रॉफिट इतने हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, क्योंकि हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया हुआ। तो बुक्स, आर्टिकल्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो गया सेकेंडरी सोर्स। 2 क्विज आपके पास आगे, क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, जितना हमने पढ़ लिया तो अभी जल्दी से वीडियो को पॉज करें, क्विज 1 का आंसर करें और फिर क्विज 2 का आंसर करें। ठीक है जी, फिर देखें कि आपने जो पढ़ा कितना आपको आया। ठीक है जी, तो इंसानों की तरह वीडियो पॉज करके क्विज अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो चला लीजिए, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने लगा हूँ। ठीक है, क्विज 1 में कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी डेटा सोर्स, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स है? ठीक है, टेक्स्ट बुक, चैप्टर, आपको पता बुक प्राइमरी सोर्स नहीं होता, तो ये गेम से आउट हो गया। यूट्यूब की जो यूट्यूब का जिसका चैनल होगा ये उसके लिए उसने खुद डाटा कलेक्ट किया हुआ, ये हमारे लिए नहीं है। तो हमें प्राइमरी डाटा चाहिए। रिजल्ट फ्रॉम योर ओन मार्केट रिसर्च, हाँ मैंने खुद मार्केट रिसर्च की, पर्सनल ऑब्जर्वेशन की, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड वाला, अ रिसर्चर यूजेज हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स टू स्टडी डिजीज पैटर्न, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक रिसर्चर ने हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को यूज़ किया ताकि वो डिजीज़ पैटर्न को, बीमारी के पैटर्न को जान चाहे कि बीमारी कितनी चल रही है, किस तरह चल रही है। ठीक है जी, तो ये जो उसके बाद डाटा होगा, क्या प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, तो ये इसके लिए बच्चों कौन सा डाटा होगा? सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड वो यूज़ कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल वालों के लिए ये प्राइमरी डाटा होगा और उस रिसर्चर के लिए सेकेंडरी डाटा होगा। डन हो गया? ठीक है जी। सो हेयर इज़ दी लेक्चर नंबर 1। ओके, सो हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डाटा। सो टाइप्स ऑफ डाटा क्या हैं इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।